पोर्टफोलियो में कितने एक्टिव और कितने पैसिव फंड होने चाहिए। कुछ दिनों पहले एक लाइव सेशन में किसी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपने पोर्टफोलियो में 3 या 4 पैसिव फंड रखकर अपना पोर्टफोलियो बना सकता हूँ या उससे मेरे सारे गोल्स पूरे हो जाएंगे। इस तरह की उलझन इसलिए होती है क्योंकि ऑफ लेट पैसिव फंड में लोगों का रुझान बढ़ गया है। हमारे सामने ऑप्शंस ज़्यादा आ गए हैं पैसिव फंड में, और साथ ही ये कहा जा रहा है कि एक्टिव फंड में बेंचमार्क को बीट करने की जो क्षमता है, बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न देने की क्षमता कम होती जा रही है। सिचुएशन आखिर है क्या? ट्रेंड क्या वाकई बदल रहा है? आपके पोर्टफोलियो में किस कैटेगरी में आपके पास एक्टिव फंड होने चाहिए और किस कैटेगरी में आपके पास पैसिव फंड होने चाहिए, ये आज के वीडियो में आपको मालूम हो जाएगा। मुझसे इस बारे में बात कर रहे हैं डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के हेड ऑफ पैसिव इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्ट्स अनिल घिलानी। सीधे उनके पास चलते हैं, लेकिन जाने के पहले अगर अभी तक बी वेल्दी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। थैंक यू आज वक्त निकालने के लिए अनिल। हम इसके पहले ये बात करें कि पैसिव का और एक्टिव के बीच में क्यों इतना डिबेट हो रहा है, दोनों में से बेहतर कौन है या फिर पोर्टफोलियो में किसकी कहाँ जगह है। उन दर्शकों और निवेशकों को हम बता दें कि पैसिव और एक्टिव होता क्या है, जिनको इसका आइडिया नहीं है अभी तक। बहुत बढ़िया स्वाति जी। और मैं एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा कि जिससे कि दर्शकों को ये पता चले कि एक्टिव फंड मैनेजमेंट जो बोलते हैं अपन, वो एक क्लासिक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट जो बोले कि एक पर्टिकुलर स्टॉक, एक पर्टिकुलर सेक्टर या थीम के बारे में रिसर्च करके उसमें अपन कंफर्ट ले और फिर उस सेक्टर के मल्टीपल कंपनीज को मिले, जो फंड मैनेजर कॉन्फ्रेंस कॉल होते हैं, मैनेजमेंट विजिट होते हैं, उसके बाद कुछ कुछ स्टॉक्स उसमें से सिलेक्ट करके एक्टिवली उनको पोर्टफोलियो में लेंगे। तो उसमें कैसा होता है कि जो कोर एलिमेंट होता है, जो एक सीक्रेट सॉस कहते हैं, वो एक इंडिविजुअल पोर्टफोलियो मैनेजर उनका जजमेंट या उनका विजन, उनका व्यू इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो जो कहते हैं ना, एक जस्ट ऑन द लाइटर साइड, एक मूवी बहुत फेमस याद रहेगी जिसका नाम था कुंग फू पैंडा। तो जो पैंडा थे उनके पिताजी तो बोलते कि मैं एक बहुत फेमस सूप बना था और उसमें सीक्रेट सॉस डालता हूं, तो सब लोग उसके पीछे बहुत दीवाने थे। तो वैसे ही एक्टिव फंड मैनेजमेंट में एक फंड मैनेजर का एक सीक्रेट सॉस इन्वॉल्व रहता है। वेरेज जो पैसिव इन्वेस्टमेंट है उसमें कैसा है कि आप कोई इंडिविजुअल सेक्टर या स्टॉक के ऊपर एक्सप्रेस अपना व्यू दर्शाते नहीं है, पर उसके बदले आप पूरी मार्केट को या ब्रॉडर एक मार्केट हो उसको आप पूरा इन्वेस्ट कर लेते हैं। या तो एक पर्टिकुलर, जस्ट फॉर एग्जांपल के इंडियन मार्केट में अपन देखे थे कि ब्रॉड बेलवेदर निफ्टी 50 एक है, तो अपन बोले कि पूरा मार्केट खरीद लीजिए, आप निफ्टी 50 को बाय कर लीजिए। तो वो हुआ पैसिव इन्वेस्टमेंट। और एक्टिव हो गया कि भाई नहीं, निफ्टी 50 में मान लीजिए कि ये 3 सेक्टर में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू लग रहा है, फॉर एग्जांपल कि भाई ऑटो है, फार्मा है, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, और उसमें मैं ये 25 स्टॉक है उनको मिला, फंड मैनेजर मीटिंग करवाई, उनके प्लांट को विजिट किया और उसमें से ये 4 स्टॉक ऑटो में से सिलेक्ट किए, 3 स्टॉक फार्मा में से किए और एक मैंने एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो बनाया। तो जो एक्टिव पोर्टफोलियो है उसका मेन पर्पस ये है कि वो कैसे ये सिलेक्शन करके अपना फंड मैनेजर का जजमेंट इन्वॉल्व होके बेंचमार्क या ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म करके इन्वेस्टर को एक्स्ट्रा रिटर्न देने का ट्राई करता है। और पैसिव फंड जो होते हैं वो बोलते हैं कि सब या मेरे को वो सब देखना ही नहीं है, मैं आपको मार्केट का रिटर्न लाके देता हूँ। तो जो वही सेम एग्जांपल में कुंग फू पांडा में बाद में मालूम पड़ता है, वो पिताजी के बोले बॉस एक्चुअली कोई सीक्रेट सॉस था ही नहीं, वो बोलते दिस इज यू हु इज डूइंग इट, इट्स योर एफर्ट, आई मीन यू नो। ओके, सो दैट्स द इन अ सिंपल टर्म द डिफरेंस बिटवीन ये दोनों का फर्क हो गया। अब ये बता दें क्विकली कि जब हम बोलते हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट तो उसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, क्योंकि इंडेक्स हमें पता है मोटे तौर पे कि इंडेक्स फंड पैसिव इन्वेस्टमेंट का तरीका हो गया, तो उस तरह के जो विकल्प हैं एक बार उसके बारे में क्विकली एक लिस्ट बता दें हमारे दर्शकों को। तो उसमें बहुत बेसिक जो है, जैसे आपने बोला एक इंडेक्स फंड हो गया और एक ईटीएफ हो गया। पैसिव इन्वेस्टिंग के अंदर में ये 2 मेन कैटेगरी हो सकती है जिसके थ्रू इन्वेस्टर निवेश कर सकते हैं। इंडेक्स फंड जैसे नॉर्मल कोई भी म्यूचुअल फंड रहा, उस हिसाब से आप कभी भी फंड हाउस के पास चले गए, उनकी वेबसाइट पे चले गए, उनके ऑफिस में चले गए और ओवर द काउंटर आपने खरीद लिए। उसमें कुछ कुछ जो फैसिलिटीज रहती है, जैसे कि एसआईपी मान लीजिए, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आजकल बहुत ही इजी और प्रीफर्ड रूट हो जाता है निवेशकों के लिए, तो वो सब फैसिलिटी आपको इजीली मिल जाती है। कि आपने एक बार डायरेक्ट डेबिट का इंस्ट्रक्शन दे दिया म्यूचुअल फंड हाउस को कि एवरी मंथ टुडे लेट्स से ऑन X 9th of the month or 29th of the month
मेरा एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते रहिए, तो वो इंडेक्स फंड चलते रहता है। और दूसरा जो ऑप्शन है ETF, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो वो लाइक एनी अदर स्टॉक, शेयर जो शेयर बाजार में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रहता है, उसके हिसाब से ही ये ETF भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रहता है। और आपके जो ब्रोकर होंगे, ब्रोकिंग अकाउंट के थ्रू आप उसको खरीद सकते हैं, आपके डीमैट अकाउंट में उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यूजुअली स्पीकिंग दोनों भी अलग अलग इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। कुछ निवेशक जो हो, जिनको माइट बी के ब्रोकिंग अकाउंट को भी यूज ही नहीं किया हो, तो उनको ये इजी पड़ता है, इंडेक्स फंड में एलोकेशन लेके आराम से इन्वेस्ट कर दिया। कुछ ऐसे निवेशक होते हैं जिनको परमिशन नहीं होती है ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करने के लिए, माइट बी कोई पेंशन फंड है, कोई PF ट्रस्ट है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, काफी जो ऐसे टाइप की एंटिटी होती है उनको परमिशन नहीं रहती है कि यू कांट ओपन ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट, तो उनके लिए इजी हो जाता है। Whereas on the other side, जो ETF होते हैं, एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, लाइक एनी अदर शेयर, तो उसमें माइट बी आजकल काफी यंग जनरेशन प्रीफर करता है कि वो राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप करके सब होना चाहिए, तो ऑलरेडी उन्होंने एक मोबाइल ऐप के थ्रू उनके प्रीफर्ड ब्रोकर के साथ में ब्रोकिंग अकाउंट खोल के रखा है, वो शेयर या निवेश कर ही रहे हैं उसमें, तो उसी के साथ साथ में उसको लगे हाँ भाई चलो मेरे को एक ये पर्टिकुलर ETF भी खरीद लिया इजीली और मेरे डीमैट में वो निवेश हो गया। तो कभी कभी जो कहते हैं स्वाति, जो बहुत बड़े कॉर्पोरेट ट्रेजरीज वगैरह है या कोई बैंकिंग ट्रेजरी है या इंश्योरेंस कंपनीज है, उनको ये लेना है बिकॉज उनको क्या है कि स्पेसिफिक एकदम की इंट्राडे प्राइसिंग चाहिए। आज निफ्टी 17,226 पे चले, उसको 17,200 या 300 के रेंज में ही चाहिए, तो उनके लिए रियल टाइम प्राइसिंग के हिसाब से ETF बहुत प्रीफर्ड रूट बन जाता है। और FOF भी इसी कैटेगरी में आ जाता है अनिल, राइट? हाँ, और थर्ड हो जाता है कि FOF, जो आप मान लीजिए कि अगर आपको इंडेक्स फंड नहीं करना है तो माइट बी आप एक FOF में निवेश करते हैं, जो वो ETF लेके आपको एलोकेशन दे देता है। तो बेसिकली इंडेक्स फंड, ETF और FOF ऑफ द ETF डाल सकते हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के अंदर। ये 3 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल। अच्छा, अब ये बताएं कि बीते 1-1.5 साल में ऑल ऑफ ए सडन इतना ज्यादा रुझान क्यों हो गया है इन्वेस्टर्स का और फंड हाउसेस का भी पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को लेकर? इतने सारे इंडेक्स फंड लॉन्च हुए हैं, ETFs लॉन्च हुए हैं, मतलब नंबर्स एकदम चौंका देने वाले नंबर्स है। ऑल ऑफ ए सडन क्यों? देखिए स्वाति जी, वो एक तरह से एक चेंजिंग ट्रेंड है मार्केट में, जहाँ पे ये जो फंड्स बोल रहे हैं, मेजोरिटी जो फंड्स लॉन्च हुए हैं वो लार्ज कैप स्पेस में हुए हैं। तो पिछले कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि लार्ज कैप यूनिवर्स में जो एक्टिव फंड मैनेजर्स है उनको ये बेंचमार्क को या ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म करना थोड़ा मोर एंड मोर चैलेंजिंग हो रहा है, डिफिकल्ट पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप क्यों बता सके क्यों चैलेंजिंग हो रहा है? वेरी गुड पॉइंट। तो जैसे कि 2-3 रीजन है। एक सबसे बड़ा रीजन उसमें है टेक्नोलॉजी। तो जैसे मान लीजिए आज आप और मैं आपके दर्शकों के साथ डिजिटली कनेक्टेड है, वैसे ही टेक्नोलॉजी का इतना इंक्रीज पेनिट्रेशन हो गया है, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, न्यूज, तो उससे क्या होता है कि आज आपको किसी भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, उसके जैसी रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तो एकदम फास्ट आपको उसका एनालिसिस वगैरह मिल जाता है। चलिए रिजल्ट वगैरह भी छोड़ दिए, माइट भी आज मैं यहाँ से उतर के मेरे नॉर्मल एनुअल मेडिकल चेकअप के लिए गया और वहाँ पे कोई कंपनी के प्रमोटर बाजू मिले, उनके साथ बैठ के किसने सेल्फी खींच ली और ट्विटर पे डाल दिया, तो अरे ये प्रमोटर मेडिकल सेंटर में तो कुछ तो इश्यू नहीं है, कंपनी में कुछ रिएक्शन हो सकता है, शेयर प्राइस में कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। तो कंपनी के बारे में या उनके प्रोडक्ट्स या उनके सर्विसेज के बारे में आज इतने ज्यादा हद तक इंफॉर्मेशन फास्ट लोगों को मिलना चालू हो गया है, मोर सो इन द लार्ज कैप स्पेस, कि आज टॉप 100 कंपनीज जो है उसमें आज रिजल्ट्स डिक्लेयर हुआ तो आज एंड ऑफ डे के पहले ही मेरे को 8-10-15 ब्रोकर के रिपोर्ट आ जाएंगे, तो कल सुबह बिफोर मार्केट स्टार्ट्स मेरे पास ऑलरेडी मेरा टाइम मिल गया एनालाइज करने के लिए। पहले क्या होता था कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कुछ ब्रोकर आपको देंगे, शाम तक सब होगा, और रिटेल इन्वेस्टर वगैरह पास मतलब जो दूसरे निवेशक है उनको भी थोड़े टाइम बाद उनका एनालिसिस वगैरह करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा या न्यूज में पढ़ेंगे नेक्स्ट डे में। आज वो सब कुछ रुकता ही नहीं है, मतलब इट्स लाइक तो ये एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू डेटा, इसकी वजह से रिसर्च बढ़ गया है। तो हर एक ये जो लार्ज कैप कंपनी है उसमें लार्ज नंबर ऑफ ब्रोकिंग रिसर्च हाउसेस उनके ऊपर रिसर्च करते रहते रेगुलरली। तो इतना इंफॉर्मेशन और रिसर्च बढ़ गया है एक हद से, जिससे कि फिर उसको आउट परफॉर्म करना डिफिकल्ट हो जाता है ना।
तो एक टेक्नोलॉजी और ये रिसर्च, एनहांस्ड रिसर्च का एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट एक ये हो गया कि ऑफ कोर्स वो 1 ईयर का नहीं, बट 3-4 साल से जो चेंज हुए थे, जो सेबी का रूल्स चेंज हुआ था इन टर्म्स ऑफ लार्ज कैप मिड कैप यूनिवर्स। जो लार्ज कैप फंड्स का कैटेगरी एक बना दिया सेबी ने, उसमें वेरी स्पेसिफिक मेंशन किया है कि द डेफिनेशन ऑफ लार्ज कैप बना दिया 1 to 100 कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो हर एक फंड हाउस अभी सिर्फ वही यूनिवर्स में निवेश कर सकते हैं अपने लार्ज कैप फंड में, है ना। तो ये 2-3 पॉइंट्स से चलते ऐसा हो गया है कि लास्ट पिछले दशक जो अपन देखे 2000 to 2010 में, उस टाइम पे जो एवरेज लार्ज कैप फंड्स होते थे, उसका जो निफ्टी 50 लाइक ब्रॉडर टीआरआई रिटर्न इंडेक्स के हिसाब से अपन देखे, तो उसका जो आउट परफॉर्मेंस रहता था वो अराउंड 4 to 5% जितना आउट परफॉर्मेंस रहता था। और ये उसके बाद के अभी लास्ट कुछ सालों में वो एकदम विजिबली चेंज हो रहा है। तो उससे क्लियर हो जाता है। अगर आप परमिट करेंगे तो मैं एक नंबर शेयर करूंगा जिससे कि अपन निवेशकों को भी इजीली दिखा सकते हैं कि इस हिसाब से रिसेंट टाइम में लास्ट डेकेड वर्सेस करंट डेकेड में एवरेज ऑफ द लार्ज कैप, तो कोई एक पर्टिकुलर फंड हाउस के बारे में मैं नहीं दिखा रहा हूँ। इसमें कुछ फंड होंगे जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर गए, कुछ एकदम नहीं कर गए, बट एवरेज आउट और लॉन्ग टर्म रोलिंग रिटर्न, ऐसे भी नहीं कि पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देखता हूँ, तो माइट बी 5 ईयर डेली रोलिंग देखे अपन रिटर्न, तो पिछले दशक में आउट परफॉर्मेंस या अल्फा जो कहा जाता है अबाउट 4.9% था। और फिर पिछले दशक में 2010 ऑनवर्ड्स वो रिड्यूस होकर इनफैक्ट नेगेटिव 0.3 जितना हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये मेनली जो रीजन था, और उसके हिसाब से इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर चैलेंजिंग लार्ज कैप स्पेस में। मिड एंड स्मॉल कैप्स में फिर भी बहुत ही पोटेंशियल है एक्टिव स्टॉक बाय स्टॉक रिसर्च करके उसमें आउट परफॉर्मेंस या अल्फा जनरेट करने का। तो जैसे आपने कहा मेजॉरिटी जो नए फंड्स लॉन्च हो रहे ईटीएफ इंडेक्स फंड में वो लार्ज कैप स्पेस में हो रहे हैं। मिड एंड स्मॉल कैप में स्टिल आप एक्टिव फंड प्रेफर कर सकते हैं। तो अगर जिन निवेशकों के अभी पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एक्टिव लार्ज कैप है, शुड दे स्टिक टू दैट लार्ज कैप फंड और यू विल सजेस्ट और रेकमेंड, या आपकी राय ये रहेगी कि उसको चेक कर सकते? स्वाति जी आपने परफेक्ट बोला, बट हर एक इन्वेस्टर का एक अलग वो हो जाता है, तो डिफिकल्ट टू गिव अ रिकमेंडेशन। ऑन अ ब्रॉड बेसिस यस डेफिनेटली अपन ये सोच सकते हैं कि निवेशकों का जो लार्ज कैप पोर्शन है उसमें डेफिनेटली जो ईटीएफ और इंडेक्स फंड है उसको एक हद तक कॉम्प्लीमेंट्री एलोकेशन करके निवेश किया जा सकता है। कि कुछ अमाउंट ऐसे नहीं कि पूरा सब बेच दो एक्टिव, ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं, बट माइट बी इंक्रीमेंटल जो आपको एलोकेशन करना है वो आप पैसिव में कर लीजिए। और माइट बी आपको ऐसे लगता है कि भाई नहीं कोई पर्टिकुलर फंड्स थे जो मुझे नहीं अभी या फंड मैनेजर चेंज हो गए हैं या फंड हाउस में कुछ ये हो रहा है, तो मैं उसमें ये कर सकता हूँ। बाकी आप एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटेजी के हिसाब से यूज करेंगे तो वो बेस्ट रहेगा, मतलब ओके, इंस्टेड ऑफ कॉम्पीटिंग यूज इट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री। सो आप कह रहे हैं कि लार्ज कैप में स्कोप है, आप निकल के पैसिव की तरफ एक्सप्लोर किया जा सकता है, मिड एंड स्मॉल में रह सकते हैं अभी भी। लेकिन जैसा कि नॉर्मली जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से जो हमारा मार्केट है वो यूएस मार्केट को काइंड ऑफ फॉलो करता है, सूनर और लेटर उस ट्रेंड पे हम चलना शुरू हो जाते हैं, और वहां पैसिव इन्वेस्टिंग बड़ा स्ट्रांग है, काफी बड़ा मार्केट उसका। तो किसी निवेशक के लिए मतलब लगता है कि आज मैंने एक अप्रोच लिया है और क्या आगे चल के ऐसा हो सकता है कि बाकी जो कैप्स है वहां पर भी पैसिव का ज्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा कंपेयर टू एक्टिव? मैं अभी से ही सारे एक्टिव क्यों पैसिव क्यों ना ले लूं अपनी पोर्टफोलियो में, विल दैट हेल्प मी? तो वो कंफ्यूजन आप कैसे दूर करना चाहेंगे एक निवेशक की? स्वाति जी इसमें मेरा थिंकिंग तो बहुत ही क्लियर है कि ग्लोबल मार्केट्स में कुछ ट्रेंड्स धीरे चेंज हो सकते हैं, नो डाउट। इंडिया में भी might be maybe 10 years later it can happen कि मिड एंड स्मॉल में भी पैसिव फंड्स बेहतर कर रहे हैं, बट मुझे कुछ हद तक बहुत ही उसमें अभी देर लगती है, टाइम लगता है। क्योंकि क्या है कि मिड एंड स्मॉल कैप का यूनिवर्स भी इतना वाइड है। आज मान लीजिए 100 to 251 कंपनी, मतलब वो 150 कंपनी होगी मिड कैप में और 251 एंड बियॉन्ड होगी स्मॉल कैप में, है ना। तो इतना वाइड यूनिवर्स में एक हद तक एक्टिव मैनेजर को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है to identify different stocks apart from the benchmark और उसको properly analyze करके वेटेज लेके
अच्छा आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकते हैं। ओके। क्योंकि लार्ज कैप में तो आपका यूनिवर्स भी रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ 100 कंपनियां हैं, वो हर एक 100 कंपनी में इतना ओवर आई मीन ओवरऑल इंफॉर्मेशन मिल रहा है, रिसर्च मिल रहा है, फास्ट इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो वो हिसाब से मैं जहां तक समझता हूँ मिड कैप स्मॉल कैप में काफी देर लगेगी वो लेकिन कैचअप होने। अनिल, जब आप पीएमएस को कंपेयर करते हैं म्यूचुअल फंड से, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, वहां पे हालांकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दायरा नहीं है कोई सेबी का कि आप 100 कंपनियां वहां पे आपको लार्ज कैप में रखनी है। वो बीट कर पाते हैं मार्केट को आराम से अपने रिटर्न के तरीके से। तो आपको लगता है कि वो एक रेस्ट्रिक्शन जो है 100 का, वही एक बड़ी वजह है कि लार्ज कैप अल्फा जनरेट नहीं कर पा रहे हैं? हाँ स्वाति जी, देखिए जैसे मेजोरिटी पीएमएस प्रोवाइडर्स आप देखेंगे या विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, जैसे आपने जेनेरिक बताया, काफी सारे होते हैं वो मिड एंड स्मॉल कैप फोकस्ड रहते हैं, राइट। यू नो। तो उसमें डेफिनेटली देयर इज, जो वही मैं वही बता रहा हूँ, वेदर पीएमएस देखिए या म्यूचुअल फंड देखिए या एआईएफ अल्टरनेटिव फंड्स देखिए, जैसे ही आप वो टॉप 100 कंपनीज को छोड़ के आगे चलते हैं, मिड एंड स्मॉल कैप में आते हैं, या तो मान लीजिए कि आप कोई स्ट्रक्चर टाइप ऑफ एलोकेशन वगैरह लेते हैं इन्वेस्टर के लिए, तो उसमें डेफिनेटली देयर इज नो ब्रेनर के पैसिव फंड्स के कंपैरिजन में कुछ दिस विल बी मच बेटर, मतलब एक्टिव फंड्स ही बेहतर होंगे निवेशकों के लिए। ओके। और फिर लेकिन डेट में इतना ऑप्शन क्यों नहीं मिलता हमें पैसिव का? वहां पर क्या ये जो स्ट्रैटेजी जो है वो काम नहीं करती? नहीं स्वाति जी, वैसे देखिए तो डेट में भी काफी हद तक धीरे धीरे चालू हो रहा है। और डेट में कैसा है कि आपको मेजोरिटी एक इंटरेस्ट रेट और आपका जो टाइम पीरियड है उसका व्यू लेके आप निवेश करते हैं, और उसमें बियॉन्ड द पॉइंट वो एक पर्टिकुलर रेटिंग बकेट और ड्यूरेशन बकेट में बहुत ज्यादा डिस्पर्जन या डाइवर्जन देखने को नहीं मिलता कि मैंने XYZ कंपनी के बॉन्ड्स खरीद लिए वर्सेस ABC कंपनी के बॉन्ड खरीद लिए। नो डाउट, अगर मैं जीसेक खरीद रहा हूँ या मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद रहा हूँ और कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद रहा हूँ, तो उस बीच का स्प्रेड रहेगा, या मैं 10 ईयर पेपर खरीद रहा हूँ, 3 ईयर पेपर खरीद रहा हूँ, उसका स्प्रेड का प्ले रहेगा। तो फिर भी काफी हद तक स्वाति जी इवन डेट साइड में आप अभी कुछ पिछले एक आध साल से देखिए तो काफी थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, ETFs और इंडेक्स फंड्स डेट में भी आ रहे हैं। बट यस यू आर राइट कि वो अभी तक काफी स्लो और काफी स्मॉल है, और उसमें डेफिनेटली इंक्रीज हो सकता है। और इवन ग्लोबल मार्केट्स में जैसे यूएस वगैरह में देखे तो लास्ट ईयर 2020 पूरे कैलेंडर में मेजोरिटी ऑफ द ड्राइवर ऑफ द फ्लोज इन द पैसिव रेंज इन ETFs रेंज वाज जो फिक्स्ड इनकम डेट ETFs थे। वापस से आते हैं इधर, पैसिव को चुनने के लिए आप पैसिव के लिए पास बहुत सारे प्लस पॉइंट होते जा रहे हैं कि भैया देखो एक्टिव फंड्स अल्फा जनरेट नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर जाने का मतलब नहीं है, वाई आर यू टेकिंग अननेसेसरी रिस्क, कॉस्ट काफी कम हो जाती है तो आपका रिटर्न पे ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट दिखता है। इसके अलावा और कोई वजह पैसिव में जाने के लिए? कॉस्ट और अल्फा दो चीजें छोड़ दे तो मेरे हिसाब से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सिंप्लिसिटी, ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। बहुत साल पहले एक बार मेरे एक जो सेल्स टीम है, कभी कभी हमको कोई क्लाइंट मीटिंग के लिए लेके जाते हैं, तो बोले एक बार बोला अनिल भाई इंदौर के आगे पीथमपुरा करके है, वहां पे एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, वो हमारे क्लाइंट है, तो उधर अपन को चलना है। मैंने हाँ चलेंगे डेफिनेटली, मतलब ये है। एंड देन वहां पे जाके मुझे रियलाइज हुआ कि वो उनके ट्रेजरी या कॉर्पोरेट से मीटिंग तो 2 मिनट में हो गई, बाद में मेन मीटिंग जो थी वो उनकी सब लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के साथ थी। आप समझ लीजिए 500 आदमी सामने खड़ा हूं मैं, और उनको भी मैं क्या बात करूं। मैं ये तो बोल सकता हूँ कि हाँ है ना, हमारा ये एक्टिव फंड था और वो एक्टिव फंड में हमने ऑटो और फार्मा के ऊपर फॉर एग्जांपल ओवरवेट था, और लास्ट ईयर में वो उसमें जो स्टॉक्स थे वो अच्छे नहीं चले, तो इसके लिए अपना फंड बहुत नेगेटिव चल रहा है ना, और माइट बी नेक्स्ट ईयर में वो ऊपर जाएगा फिर, और वो होगा, आप फिक्र मत। तो उसको मतलब वो क्या ही समझेंगे, और वो मतलब पता चला कि वो मशीनरी लगे पीछे मेरे भागेंगे बाद में कि मैं क्या बोल सकूं। इंस्टेड ऑफ दैट इफ आई एम इन अ पोजीशन टू से कि मैम और सर आप ब्रॉडली स्पीकिंग एक अखबार देखते होंगे या कोई भी न्यूज में देखते होंगे कि भाई लास्ट ईयर में फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 ब्रॉड इंडिया का जो सेंसर बेलवेदर ये है, उसने माइट बी 12% रिटर्न दिया है, और देखिए आपने जो निवेश किया था उसमें अराउंड 11.75 या 12.25 मतलब वो रेंज में आपका रिटर्न आ रहा है। कंफर्टेबल? यस कंफर्टेबल। अभी आगे बात करते हैं
कि आपको निवेश क्यों करना चाहिए। लेकिन अब आपके सामने ऑप्शन इतने ज्यादा है। जो मैंने पढ़ा, मई 2021 का जो नंबर है, ETF 97 है हमारे पास आज की डेट में, इंडेक्स फंड 47 है इसमें, और गोल्ड ETF शामिल नहीं किया गया है। तो अब जब इतने ज्यादा ऑप्शन आपके सामने आते हैं तो एक अपने लिए चुनना या दो चुनना, ये इतना सिंपल नहीं रह जाता है। देन ऑन व्हाट बेसिस एक निवेशक एक इंडेक्स फंड चुनेगा? बाकी में तो आप बहुत सारे रेशियो और बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को आप मिक्स एंड मैच देखो, उसके बाद कॉल लेंगे। यहाँ पर कैसे? देखिए, इसमें 2-3 अलग-अलग एंगल आ जाते हैं। एक तो ये कि फर्स्ट आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा पर्टिकुलर अंडरलाइन चाहिए, निफ्टी 50 चाहिए, निफ्टी इक्वल वेट, कोई स्मार्ट बीटा चाहिए, वो टाइप में आपने पहले नक्की कर लिया कि कौन सा अंडरलाइन इंडेक्स या कौन सा रूल या कौन सा फैक्टर आपने लेना है। और फिर बाद में आपको जस्ट डिसाइड करना है कि कौन सा पर्टिकुलर फंड हाउस वो ऑफर कर रहा है। तो और अगेन इसमें भी जैसे नॉर्मल एक्टिव फंड में आपका एक ट्रस्टेड एडवाइजर या कंसल्टेंट होंगे जो आपको गाइड करेंगे। इसमें भी डेफिनेटली निवेशकों को एक गाइडेंस कुछ हद तक यूजफुल हो सकता है, नो डाउट। बट उसके बाद में आपको मेनली ये देखना है कि भाई वो पर्टिकुलर हाउस और उसका ट्रेडिंग पैटर्न कैसा हो रहा है, कैसे मेरे को अगर इंडेक्स फंड ले रहा हूँ तो एक्सेसिबिलिटी कैसा है। सपोज डिजिटली मैं वो कंपनी के म्यूचुअल फंड को कभी एक्सेस करना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चाहिए, कैसे बेनिफिट मिल सकता है, क्या मेरे को रिपोर्टिंग मिलता है, वो सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स में चले जाते हैं। बाकी काफी हद तक वो आपको अभी निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड है तो वो काफी हद तक आपको XYZ प्लेयर का है या ABC प्लेयर का है, आपको रिस्क एंड रिटर्न ऑब्जेक्टिव वेरी मच सिमिलर देगा। इट्स लाइक कि भाई जैसे आज मतलब मेरे पास 3 पेंसिल पड़ी थी टेबल पे मेरे, मतलब एक ब्लू पेंसिल है, एक रेड है और एक ग्रीन, मतलब मैं काफी बार लिखते रहता हूँ ऑफिस में। तो अभी वो कभी वो नटराज कंपनी की है या स्टेडलर की है, उससे बियॉन्ड अबाउट समझ नहीं, फर्क नहीं पड़ता। अंदर की लेड जो है वो ब्लू है तो वो ब्लू ही मेरा आउटकम वो ही देगी, मतलब। करेक्ट। तो unless you are looking for a particular shade of blue, unless you are looking for shade, तो आपको पता है कि मेरे को ये निफ्टी नहीं चाहिए, मेरे को ये एक निफ्टी इक्वल वेट चाहिए, या मेरे को एक ये मोमेंटम चाहिए, या मेरे को एक ये ग्रोथ फैक्टर का चाहिए। करेक्ट। वो आपने सिलेक्शन कर लिया, फिर बहुत इजी है आपके लिए। आपने कहा जैसे कि आपको एक इंडेक्स बेस्ड निफ्टी 50 लेना है, स्मार्ट बीटा लेना है। अब जैसे आप स्मार्ट बीटा वगैरह टर्म यूज करना शुरू करते हैं और उसको आप पैसिव इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में लेकर आते हैं, वो उतना सिंपल नहीं रह जाता, फिर उसको समझना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये एक उलझन होगी निवेशक को। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि स्मार्ट बीटा, तो जब भी अपन बीटा कहते हैं दैट मींस अ मार्केट, कि आपने एक निफ्टी 50 या सेंसेक्स है जो ब्रॉड मार्केट ले लिया, दैट इज द बीटा ऑफ द मार्केट, ओवरऑल जो मार्केट मूव हुआ। कोई भी चीज जहां पे उसका वेटेज और कोई फैक्टर से इंपैक्ट होता है, जैसे कि अपन कहते हैं कि वैल्यू, ग्रोथ, साइज, है ना, तो दैट बिकम्स लिटिल बिट डिफरेंट, तो उसको स्मार्ट बीटा बोलते हैं। बीटा और स्मार्ट बीटा, मतलब इट्स लाइक दैट। तो माइट बी जैसे तो ये पैसिव में आ गया या फिर ये एक्टिव पैसिव का मिक्स हो गया? स्ट्रक्चरली एक माने तो एक एक्टिव और पैसिव का ये एक क्रॉसओवर हो गया। कि फर्स्ट टाइम में जब भी आप ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, उस टाइम पे आपने काफी हद तक उसमें आपका एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व किया, कि माइट बी रियल लाइफ में अगर फंड मैनेजर सोचेंगे कि वैल्यू स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई हो गए, और उसके सब रूल्स उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिए। फिर उसके बाद डेली बेसिस पे कोई ह्यूमन बायस नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई मैनेजमेंट मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, मतलब रेगुलर बेसिस पे सिर्फ वो फॉर्मूला चलते रहेगा। वो फॉर्मूला को बनाने में आपने काफी हद तक जो आपका एक्टिव का इन्वॉल्वमेंट था, एनालिसिस था, वो आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो ये जैसे आपने कहा कि एक क्लासिक क्रॉसओवर हो गया एक्टिव और पैसिव के बीच का स्मार्ट बीटा, जिसमें कि आपको एक हद तक कंफर्ट है कि ट्रांसपेरेंसी स्टिल देयर, लो कॉस्ट इज स्टिल देयर, ह्यूमन बायस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बायस सिर्फ वन टाइम आ गया स्टार्टिंग में। एक्सपेंस रेशियो का फर्क कितना होता है यहाँ पे, एक प्लेन वेनिला पैसिव फंड और एक स्मार्ट? ब्रॉडली अगर अपन देखें तो आज जैसे कुछ इंडेक्स फंड्स अपन देखें जो प्लेन वेनिला है, माइट बी निफ्टी 50 प्लेन वेनिला है, कोई भी हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली लेट्स से 15 to 20 बेसिस पॉइंट हो गए। थोड़ा स्मार्ट बीटा हो तो माइट बी 30 to 40 बेसिस पॉइंट हो गया। स्मार्ट बीटा कोई 50 बेसिस पॉइंट माइट बी, डिपेंड्स, मतलब अलग अलग उसका। और एक्टिव फंड एक जो आप देखें तो वो मतलब ऑलमोस्ट उनका तो शुरुआती 1 से
हाँ 1% के ऊपर जाते हैं वो। हाँ तो वो 50 बेसिस पॉइंट का वो 1 हो गया, डायरेक्ट डबल हुए, मतलब ऐसे अप्रोक्सीमेटली ना। तो प्लेन वेनिला माइट बी 25 पे है, स्मार्ट बीटा 50 पे है, और एक्टिव माइट बी 100 पे है मतलब। और स्मार्ट बीटा फंड्स में अनिल, जो बेंचमार्क होता है वो भी एक इंडेक्स होता है, राइट? आप उसे ही फॉलो करते हैं या फिर वहां का इंडेक्स और एक्टिव फंड की तरह जो होता है उस तरीके से काम करते देखिए जैसे अभी स्मार्ट बीटा में कुछ जो होते हैं जो कस्टमाइज एक हद तक वो निफ्टी या सेंसेक्स नहीं होता है, वो हैं? उसके अलग एक इंडेक्स बना देते हैं कि ओके, अच्छा। बट वो पब्लिकली अवेलेबल स्टैंडर्ड इंडेक्स रहेगा। इट माइट बी निफ्टी इक्वल वेट इंडेक्स, निफ्टी क्वालिटी इंडेक्स, सेंसेक्स, बीएससी, आई मीन सॉरी, मोमेंटम इंडेक्स, राइट। या कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मल्टी फैक्टर आप ले सकते हैं, तो उसमें करेक्ट। रहेगा मोमेंटम एंड क्वालिटी कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, तो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है ओके। यूजुअली। जो फिर एक एडवाइजर अगर आपको प्रॉपरली गाइड करे तो आप वो डेफिनेटली कुछ हद तक अपने पोर्टफोलियो में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ओके। और कुछ हद तक ऐसे हो जाता है कि फिर उसमें काफी बार इंडेक्स नहीं बनाते हैं, जैसे उसको आउटसाइड ऑफ द इंडेक्स रख के आप मल्टी फैक्टर अगर बहुत ज्यादा उसको बना लेते हैं कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा, या तो फिर उसको विदाउट मेकिंग इट एज ए इंडेक्स, बट आप उसको नॉर्मल फंड की तरह उसको आप देख सकते हैं, थीमेटिक फंड की तरह का आप देख सकते हैं, जैसे क्वांट फंड होते हैं जो अपने हाँ। मार्केट में भी कुछ कुछ राइट। कुछ कुछ फंड्स है ऐसे जिसमें तीन तीन चार मल्टीपल फैक्टर्स के भाई क्वालिटी, ग्रोथ, वैल्यू, ऐसे तीन चार अलग अलग फैक्टर इनकॉर्पोरेट करके, बट उसमें भी मेन जो मुद्दा है वो सेम रहता है कि आपने वन टाइम आपने रिसर्च करके वो फैक्टर सिलेक्ट कर दिए और वो रूल्स इनकॉर्पोरेट कर दिए, फिर हर दिन या हर हफ्ते या हर क्वार्टर में रिजल्ट्स आया उसके बाद आपको रूल्स को चेंज नहीं करेंगे, चेंज नहीं करना है, तो तो आपने बेसिक कर जो कहते नहीं हैं आएगा। बुनियाद डाल दी है, अब उसके परफेक्ट। ऊपर अपना बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। यस उसके यस। बाद आप दिमाग नहीं लगाना। तो हाँ किस तरह के निवेशक शुड गो विथ प्लेन वेनिला इंडेक्स फंड और ईटीएफ, और किस तरह के निवेशक ये जो क्रॉसओवर टाइप का जो क्वांट या फिर स्मार्ट बीटा फंड वैसा आ गया उसकी तरफ उनको देखना चाहिए? देखिए स्वाति जी, मैं तो ये कहूंगा कि हर एक निवेशक को दोनों देखना चाहिए। एक हम्म। जो प्लेन वनीला है वो बहुत कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि आपका एक कोर एलोकेशन हो जाएगा कि भाई बेसिक आपको माइट बी आपको इक्विटी एलोकेशन कुछ लेना है कुछ हद तक, तो सर्टेन कंपोनेंट विदाउट थिंकिंग माइट बी, जस्ट फॉर एग्जांपल किसी का मंथली सैलरी आ रहा है 100 रुपीज, उसमें से एवरी मंथ 25 रुपीज सेव हो रहा है, तो अपन कहेंगे एक काम करना उसमें से 5 रुपीज आप सोचिए बिगर प्लेन वनीला लो कॉस्ट आप बीटा फंड में डाल दीजिए। करेक्ट। और उसके उपरांत बाद में जो आपका थोड़ा बचता है उसमें से थोड़ा बहुत सैटेलाइट एलोकेशन अपन लेंगे कि थोड़ा कुछ अपन स्मार्ट बीटा लेंगे, थोड़ा कुछ अपन मिड कैप स्मॉल कैप लेंगे, थोड़ा बहुत अपन कुछ एआई वगैरह ले लेंगे, तो कहते हैं ना एक जो कोर और सैटेलाइट, तो कोर एलोकेशन कैन बी योर बेसिक लो कॉस्ट प्लेन वनीला इंडेक्स और ईटीएफ, राइट। और सैटेलाइट में आप कुछ और ले सकते हैं, एक्टिव ले सकते हैं, स्मार्ट बीटा ले सकते हैं, दैट। Okay. Now, because you're using these terms, core and satellite, you have to explain that to our viewers कि core का पर्पस क्या होता है और सैटेलाइट का पर्पस क्या होता है किसी की भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। श्योर श्योर श्योर। तो जैसे मान लीजिए कि स्वाति जी आज आप इवनिंग में अपन प्लान बना रहे कि भाई आज अपन साथ में आप मेरे ऑफिस के आसपास में लेट अस हैव अ डिनर टुगेदर ना, तो अपन कह देंगे हाँ भाई मेरे को ब्रॉडली मालूम है कि स्वाति जी आएंगे तो एक बेसिक मेरे को मतलब वेज रेस्टोरेंट में जाएंगे तो मतलब थोड़ा एक कुछ अपन सूप एंड स्टार्टर और बेसिक एक अपन खाना तो रहेगा ही फिक्स्ड, फिर उसके हिसाब से अपन कितना ये है हंगर है थोड़ा और कुछ वो ले लेंगे या तो डेजर्ट वगैरह करना है कि नहीं वो देख लेंगे। तो उसी हिसाब से जब भी एक निवेशक अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपना खुद के हिसाब से अपना फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं तो एक हद तक एक होता है ना कि भाई मेरे को कुछ अमाउंट का मैं 2 या 3 फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से मेरे को निवेश करना है, तो उसके लिए मेरे को लेट से एक कोर एलोकेशन तो हो ही गया कि भाई मेरे को इतना, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि चलो 50 रुपीज आउट ऑफ 100 50% आई वांट टू पार्क इनटू इक्विटी, Okay. 25 I want to park out of that into let's say some fixed income. Balance 20 will be some commodity, some kind of spare money, cash, वो हिसाब से राइट। तो अभी वो उसमें से हर मंथ उसका जो पैसा आ रहा है तो उसको क्लियर है कि भाई इतना अमाउंट तो मेरा ये लो कॉस्ट एक कोर एलोकेशन में मैं डाल रहा हूँ। और जो तो उससे मेरा एक बेसिक हंगर है वो तो मीट हो गया कि भाई दोपहर से कुछ अपन ने मिले खाया नहीं तो एक बेसिक अपन ने सुपर स्टार्टर जैसे बोलते हैं ना उससे एक बेसिक आपका फिलर हो गया जी। अभी मैं प्रॉपर्ली सिलेक्ट करूंगा कि नहीं कौन सा इसमें से ये रेस्टोरेंट का सबसे फेमस आइटम क्या है
कि शेफ्स रिकमेंडेशन, शेफ क्या लगता है आज, क्या आज सीजनल के हिसाब से कौन सा बेस्ट मिलेगा, ओके। वो मैंने ले लिया। और लास्ट में थोड़ा बहुत कुछ अमाउंट बचा है तो कोई एक एआई पीएमएस एक्स्ट्रा भी ले लिया है, तो हाँ भाई आज का सर बेस्ट डेजर्ट में आपको फ्रेशली आपके टेबल के सामने वो सूफले वो करके दूंगा, आप वो ट्राई कर लीजिए। इट्स लाइक दैट। तो कोर एंड सैटेलाइट कैन बी थॉट ऑफ इट लाइक दैट वे कि आपको एक बेस आपका ऑनगोइंग बेसिस पे जो चाहिए निवेश का, वो आपने कोर एलोकेशन समझ लिया, जो यूजुअली काफी हद तक आप उसको यूजुअली चेंज नहीं करते रहेंगे, मतलब ना वो एवरी टाइम एवरी मंथ वो होते रहेगा। और सैटेलाइट में कुछ टेक्निकल एलोकेशन रहेगा कि अभी माइट बी जस्ट फॉर एग्जांपल 1.5 साल पहले किसी ने व्यू लिया करे वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो बहुत सब टेक्नोलॉजी स्टॉक्स वगैरह सब लोग को बहुत अच्छे लग रहे थे, तो बोले टेक्नोलॉजी को एक ETF ले लो जो सिर्फ टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा। बट वो मैं एडवाइजर हूँ, मैं आपको बोलूंगा साथी मैडम, बट वो अपने टेक्निकल कॉल लेंगे ना, आफ्टर 8-9 months 1 year वी विल एग्जिट फ्रॉम दैट आल्सो। वेयरएज आपका जो निफ्टी 50 का एलोकेशन चल रहा है वो आपका कांस्टेंट चलते रहेगा, वो जब तक आपको फाइनेंशियल गोल ऑफ 20 years फर्दर कि भाई सन का मैरिज होने वाला है या डॉटर को यूएस भेजना है, व्हाटसएवर माइट बी, तब तक अपन उसको चालू रखेंगे। ओके। ये बताएं कि हमने अभी तक जो बात की है उसमें हुआ कि लार्ज कैप में अल्फा जनरेट करने का जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और इसलिए आपके पोर्टफोलियो में जो नया पोर्टफोलियो बना रहे हैं अपना, वो लार्ज कैप में पैसिव की तरफ जा सकते हैं, राइट। स्मॉल मिड में आप एक्टिव एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो लोग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं अब, वहां पर भी आपके सामने दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वहां पर आप क्या सलाह देंगे कि पैसिव देखा जाए या फिर वहां पर एक्टिव देखा जाए? ऑफशोर इन्वेस्टिंग में एक हद तक जो यहाँ बैठ के आप एनालाइज कर सकते हैं, तो उसमें कुछ बहुत अच्छे बुटीक मैनेजर्स हुए जो मिड एंड स्मॉल कैप में या कोई पर्टिकुलर थीमेटिक इन्वेस्टमेंट निवेश में बहुत एक्सपर्ट हो, तो उसमें आप एक्टिव इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, नो डाउट। बट अदर देन दैट माइट बी जो हिसाब से, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि यूएस मार्केट है, कुछ कुछ मार्केट है वहां पे तो ऑलरेडी पैसिव का इतना ट्रेंड हो रहा है, ट्रेंड तो ऑलरेडी इंक्रीज हो गया है और एक्टिव फंड मैनेजर्स को आउट परफॉर्म करने में डिफिकल्टी हो रही है। तो मेरे हिसाब से उसमें भी सेम जो मैंने कहा, आप स्प्लिट कर सकते हैं कि जो वहां पे भी जो बेसिक प्लेन वनीला आपको एलोकेशन चाहिए, या तो आपका अगर फर्स्ट टाइम वो इन्वेस्टमेंट है, आपने आज तक मान लीजिए कभी भी यूएस में या कोई ग्लोबल मार्केट में निवेश किया ही नहीं हो, तो माइट बी यू कैन स्टार्ट ऑफ विद कि चलो मैं S&P 500 या नास्डैक 100 जो पैसिवली मैनेज वहां का इंडेक्स है उसको मैं खरीद लेती हूँ, ताकि मेरे को यूएस मार्केट मिल गया। उसके बाद मैं कुछ सोचूंगी कि अच्छा वहां का एक कोई पर्टिकुलर बुटीक मैनेजर है जो स्पेसिफिक ये सब नए इनोवेशन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है या आईटी एनेबल सब कोई ग्रोथ रिलेटेड एरियाज में इन्वेस्ट कर रहा है, तो चलो कुछ अमाउंट मैंने उसमें देख लिया। तो एज ए लिविंग थॉट आई वाज जस्ट गोइंग टू समराइज वन थिंग, जैसे कि स्वाति जी आपने स्टार्टिंग में कहा, कुछ कुछ हद तक मैं एग्री करता हूँ, कुछ कुछ हद तक नहीं करता हूँ, बट यस ब्रॉडली वेरी ऑफन एक जनरल एक स्टेटमेंट रहता है कि इंडिया में जो भी चीज होती है बहुत बार वो कुछ ग्लोबल डेवलप्ड मार्केट जैसे कि यूएस है उसको इन सम इयर्स काफी हद तक फॉलो हो जाते हैं। तो यूएस में आज अपन देखें कि पिछला दशक जो गया, वो दशक में एक पर्टिकुलर टाइम आया जब भी वो चेंज स्टार्ट हुआ, और वो टाइम था 2013। तो 2013 सबसे फर्स्ट ईयर था यूएस मार्केट की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, जब भी पैसिव फंड्स को एक्टिव फंड से ज्यादा नेट इनफ्लो मिले। दोनों में नेट इनफ्लोज थे, बट पैसिव में सबसे पहला ज्यादा आया उसमें वो साल में। तो सब थोड़ा बहुत बात हो रही बात ये साल में पैसिव फंड में ज्यादा फ्लो आया। फिर उसके बाद काफी 4-5-6 साल में ओवर द पीरियड इनफैक्ट इट इज नाउ बिकम रिवर्स, एज मच एज कि लास्ट कैलेंडर ईयर 2020 में एक्टिव फंड में से तो नेगेटिव नेट आउटफ्लो ही चल रहे और सिर्फ पैसिव फंड में इनफ्लोज आ रहा है। तो इंडिया में तो ये तक अपन नहीं अभी तक आया है, बट कैचअप हो रहा है। और इसके चलते जो लास्ट एक डेटा पॉइंट्स में शेयर करना चाहूंगा कि जो ग्लोबल मार्केट्स में जो AUM होता है म्यूचुअल फंड PMS प्रोफेशनली मैनेज मनी, तो इंडिया का माइट भी जैसे अपन कहते हैं 35 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली म्यूचुअल फंड AUM, ऐसे यूएस का, यूके का, जर्मनी का सब मिला के टोटल जो साइज है अप्रोक्सीमेटली आई एम सेइंग बॉलपार्क अराउंड $100 ट्रिलियन की है। उसमें से ETF और इंडेक्स फंड जो है वो अबाउट 9% है, 9%। और जो ये ग्लोबल कंसल्टेंट्स रहते हैं स्वाति, जैसे कि
KPMG, Deloitte, I mean, this McKinsey, ग्लोबल कंसल्टेंट्स जो प्रेडिक्शन अलग अलग इंडस्ट्री के करते रहते हैं, तो कुछ प्रेडिक्शन के हिसाब से ऐसा है कि 2025 तक जो ये टोटल साइज है 100 ट्रिलियन की, वो ग्रो होके 150 ट्रिलियन, मतलब 150 ट्रिलियन हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। और पैसिव जो भी 9 to 10% है, वो ग्रो होके अबाउट 25 to 30% बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि नेक्स्ट ग्रोथ जो आने वाला है एक्सपेक्टेड, वो बहुत हद तक पैसिव से ड्रिवन होगा। ओके, तो नो डाउट इंडिया में भी आज सिमिलर टेरिटरी है अपन की, पैसिव फंड्स आर अबाउट 10% ऑफ टोटल साइज, एंड माइट बी इन द नेक्स्ट 5 years टोटल साइज भी बढ़ेगी, बट पैसिव फास्ट बढ़ेंगे और 10% की जगह पे जिस तरीके से ग्रोथ बीते 2 साल में देखने को मिला है, खासकर उसको देख के लगता है। सो बेसिकली एक निवेशक के तौर पे आपको जो कंटिन्यू करना है वो है आपका निवेश, हमेशा आप उसको जारी रखिए। आपको बहुत जल्दी चर्न भी नहीं करना है पोर्टफोलियो, बट यू हैव टू कीप एन आई कि ट्रेंड क्या हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से थोड़ा पोर्टफोलियो में चेंजेस शायद करने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल, क्या अभी के सिनेरियो में किसी पोर्टफोलियो में कोई आइडियल कॉम्बिनेशन एक्टिव और पैसिव का हो सकता है? आपके हिसाब से कोई ऐसा पोर्टफोलियो आपको दिखता है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि एज ए सेड कि हर एक का सबसे पहले तो इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, रियल एस्टेट में कितना है वो करना है। तो कुछ अगर आप बोलेगा नहीं तेरा पोर्टफोलियो कैसा है, मतलब तो हाउ आई वुड से इज दैट अप्रोक्सीमेटली 50% जो मैं इक्विटी में एलोकेट कर रहा हूँ, वो मेरा ये पैसिव लो कॉस्ट मेरा इंडेक्स फंड में निवेश हो रहा है। बैलेंस जो है अबाउट 30 to 35% वो एक्टिव मिड एंड स्मॉल कैप फंड में जा रहा है। अबाउट 10 to 12% जो है वो ग्लोबल लेग फंड है। वो एक्टिव है अंडरलाइन उसका, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो ग्लोबल फंड है, डीएस हम क्या निवेश करते हैं, हमारे इंटरनल रूल्स के हिसाब से स्वाति जी, मतलब मैं ये पूरे डिस्कशन में कहीं भी मेरे फंड हाउस के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट जस्ट ये तो एक जनरल बात बता रहा हूँ कि हमारे इंटरनल कुछ बहुत रूल्स है। जैसे कहते हैं ना कि ओनर ईट्स हियर, तो आज रेस्टोरेंट में जाएंगे तो उधर बोर्ड लगा है, वैसे हमारे इसमें सब एम्प्लॉइज ऑफ द डीएसपी, आवर इन्वेस्टमेंट्स आर डन ओनली इन डीएसपी मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स। तो ये सब जो निवेश है, इवन जो ग्लोबल है, वो मेरे कोई डीएसपी का एक फंड है जो फीडर फंड वहां पे लेके जा रहा है, वैसे टाइप का सब पूरे है। मतलब तो 50, 35, 15 अप्रोक्सीमेटली ये रेंज में। एंड ये जो चेंज हुआ है अभी, जो आपका करंट पोर्टफोलियो है, ये आज से 5 साल पहले भी यही था या फिर आपने इसको चेंज किया है? फ्रैंकली बताऊं तो अबाउट 5 साल पहले से ये चेंज शुरू हुआ था। जब भी मैंने मेरे नए एसआईपी जो होने थे, वो मैंने ये एक मेरे इंडेक्स फंड में, मतलब पैसिव फंड में स्टार्ट किया था 4 साल पहले। उसके पहले मेरा मेजॉरिटी एक्टिव फंड में जाता था, फ्रैंकली स्पीकिंग। पैसिव फंड में जीरो था मेरा, फ्रैंकली कुछ हद तक, मतलब थोड़ा भी नहीं था, मतलब जीरो था। तो ये मतलब काफी एक कुछ सालों का बेसिकली ट्रेंड के साथ आपने अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस हुआ है। हाँ, एंड मेरे हिसाब से पर्सनल, जो मैं सिंस इट इज अ पर्सनल, आई एम जस्ट शेयरिंग कि मैं ये ट्रेंड कंटिन्यू रखना चाहूंगा कि नो डाउट काफी हद तक एलोकेशन जो है वो मेरा पैसिव में रहेगा, और एक्टिव सिर्फ एक जो मैं पता था ना सैटेलाइट एलोकेशन के हिसाब से मिड एंड स्मॉल कैप में रहेगा। और फिक्स इनकम के लिए मैं पूरा अभी फिलहाल एक्टिव है, मतलब बेसिकली जो शॉर्ट टर्म टाइप वो ट्रेंड उतना स्ट्रांगली आ नहीं रहा है, तो अभी और मेनली शॉर्ट टर्म ट्रेंड, शॉर्ट टर्म एलोकेशन मेरा रहता है उसमें, तो वो एलोकेटेड है वहां पे। और बातचीत बस यहीं पे खत्म। मुझे आप ये बताइए, 2 बातें बताइए, आप अनिल की कितनी बातों से सहमत हैं? दूसरी बात, आपके पोर्टफोलियो में कितने एक्टिव और कितने पैसिव फंड है, और उस तरह का पोर्टफोलियो जहां पर एक्टिव और पैसिव दोनों है, ये दोनों रखने के पीछे वजह क्या है? क्यों आपने अपने पोर्टफोलियो में पैसिव फंड ऐड किया है? सच बताइएगा, ज्ञान मत दीजिएगा मुझे कुछ कहने के लिए। एक्चुअल वजह क्या है वो बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। मैंने पहले भी कहा है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कर लीजिए। याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत 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 सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।